तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर एक बढ़िया कॉमिक्स लेकर आया हूँ, सर्कस का रहस्य। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। होटल ड्रीमलैंड के सामने आकर एक गाड़ी रुकी और उसमें से 5 आदमी उतरकर होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। हम लोग बॉस के लिए काम करते हैं, मगर यह कभी नहीं जान पाई कि वह कौन है और कभी जान भी नहीं पाएंगे। अब चुप कर जाओ, वरना। होटल में प्रवेश करके वह पांचों लिफ्ट की ओर बढ़े और लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट ऊपर उठने लगी। वह सब लिफ्ट में से दूसरी मंजिल पर ही उतर गए और कॉरिडोर की ओर बढ़ गए। फिर एक 17 नंबर कमरे के सामने पहुंचकर एक ने जेब से चाबी निकाली और की हॉल में फंसा कर द्वार खोलने लगा। मगर द्वार खोलकर जैसे ही पांचों ने भीतर प्रवेश किया तो उछल पड़े। बॉस आप? हाँ बैठो। उनके बैठने के बाद, कल से सर्कस का पहला शो शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि कल से ही हम अपना काम शुरू कर दें, इसलिए सब ध्यान से सुनो। और धीरे धीरे बॉस उन्हें कुछ बताने लगा। ग्रेट इंडिया सर्कस का उद्घाटन समारोह था जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित किए गए थे और सर्कस का मैनेजर एक आकर्षक घोषणा कर रहा था। उपस्थित महानुभाव, आपके सर्कस के उद्घाटन पर पधारने की खुशी में हम फर्स्ट के रियायती पास दे रहे हैं, जिन पर सारा परिवार इकट्ठा आकर शो देख सकता है। लेकिन जिन साहब को जिस तिथि का पास मिले उसी तिथि पर पधारे, क्योंकि सीटों की व्यवस्था के हिसाब से ही पासों पर अलग अलग तिथियां अंकित की गई है। दर्शकों ने तालियां बजाकर उस घोषणा का स्वागत किया और फिर उपस्थित लोगों में पास वितरित किए जाने लगे। वाह, मैं भाग्यशाली निकला। मुझे आज की तारीख का ही पास मिला है और मुझे कल की तारीख का पास मिला है। यह भी बढ़िया रहा। मेरे पास परसों की तारीख है। मज़ा आ गया। परसों मेरी बेटी सुनते भी आ जाएगी और सर्कस भी देख सकेगी। थोड़ी देर बाद ही सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ के में सवार होकर वहाँ से जाने लगे। उसी रात सेठ धन्नामल परिवार समेत गाड़ी में सवार हुआ और राम बहादुर, हम सर्कस देखने जा रहे हैं, रात के 1 बजे करीब लौटेंगे। अच्छा साहब। फिर उनकी गाड़ी उधर चल दी जिधर सर्कस लगा हुआ था। ग्रेट इंडिया सर्कस की पार्किंग में गाड़ी करके सेठ धन्नामल और उनका परिवार सर्कस के गेट की ओर बढ़ गए। सर्कस के पंडाल के पास पहुंचकर वह सब लोग फर्स्ट क्लास में जाकर अपनी सीटों पर जा बैठे और थोड़ी देर बाद ही सर्कस का शो शुरू हो गया। कहता है जोकर सारा जमाना, खुद को रुला कर सबको हंसाना। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं। वाह, मज़ा आ गया। फिर वाह, ये लड़की भी कमाल का खेल दिखा रही है। और अरे तालियां, मज़ा आ गया। इधर सेठ धन्नामल परिवार समेत बैठा सर्कस का खेल देखते हुए अपना मनोरंजन कर रहा था। वाह, क्या रोमांचक खेल है। पहले दिन के खेल का मज़ा ही कुछ और है। कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है। मगर ठीक उसी समय उसकी कोठी के फाटक के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और, कहिए साहब, किससे मिलना है? गोरखा, क्या सेठ धन्नामल की कोठी यही है? हाँ साहब, मगर साहब लोग तो कहीं गए हैं। आप लोग उन्हें सुबह ही मिल सकेंगे। मगर कोई बात नहीं गोरखा, हम उनकी कोई चीज़ देने आए थे। तुम ले लो और उनके आने पर उन्हें सौंप देना। अच्छा साहब। गोरखा ने फाटक का ताला खोला बाहर निकलकर। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, आए साहब। राम बहादुर को शरीर लहराया। यह धरती क्यों घूम रही है? मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा? और बेहोश होकर नीचे जा गिरा। यह तो गया काम से। अगले ही क्षण गाड़ी में से 4 नकाबपोश निकल कर बाहर आते नजर आए। नंबर 2, गाड़ी को भीतर ले चलो। यस बॉस। नंबर 4, इसके मुंह पर टेप चिपका दो और लॉन में डाल दो। नंबर 4 ने राम बहादुर के मुंह पर टेप चिपकाई और उसे कंधे पर डालकर फटक धकेलते हुए भीतर दाखिल हुआ। नंबर 2 गाड़ी भीतर ले आया। उसके पीछे बाकी तीनों नकाबपोश भी सेठ की कोठी में घुस गए और भीतर से फाटक बंद कर दिया। नंबर 2 पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके फाटक पर पहुंचा। ओके नंबर 4, बी केयरफुल। यस बॉस। और उसके साथ ही वह चारों नकाबपोश कोठी की इमारत की ओर बढ़ गए। इमारत की खिड़की के पास पहुंचकर चारों रुके। नंबर 3, खिड़की का शीशा काटकर इसे खोलो। यस बॉस। अगले ही क्षण नंबर 3 खिड़की पर जा चढ़ा और जेब से हीरा निकालकर कांच काटने लगा। शीशा काटकर उसने नंबर 2 को पकड़ा दिया और हाथ बढ़ाकर खिड़की की चिटकनी गिरा दी। उसके बाद वह कमरे में कूद गया। फिर उसने जेब से टॉर्च निकालकर ऑन की और उसकी रोशनी कमरे में चारों ओर फेंक कर देखने लगा। जैसे ही टॉर्च का प्रकाश कमरे के द्वार पर पड़ा, वह उधर बढ़ गया। वो द्वार के पास पहुंचकर उसने भीतर से उसका बोल्ट गिराया और द्वार खोला तो उसके साथी पहले से ही सामने खड़े थे। गुड, अब सब लोग जल्दी से अपना काम शुरू कर दो। अगले ही क्षण वह चारों कमरे में दाखिल हुए और उस कमरे को पार करके जैसे वे दूसरे कमरे में दाखिल हुए, वाह, सेफ जल्दी ही मिल गया। नंबर 2 और 3, तुम सेफ का ताला तोड़ो। 5, तुम मेरे साथ आओ, तब तक हम दूसरा माल गोल करेंगे। यस बॉस।
नंबर 2 और 3 तिजोरी के पास पहुंचे और अपने लबादे में से औजार निकालकर सैफ पर पिल पड़े। उनके बॉस ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकालकर जलाई और उसका प्रकाश कमरे में घुमाते हुए एक जगह पर अचानक रुक गया। वह देखो, स्टूडियो, टेप, वीसीआर, कलर टीवी सब उठाकर गाड़ी में ले चलो। नंबर 5 ने सबसे पहले वीसीआर उठाया और उसे बॉक्स में बंद करके बाहर की ओर बढ़ गया। बॉस ने वार्डरोब खोला और उसकी तलाशी लेने लगा। उधर नंबर 2 भी अपने प्रयास में सफल हुआ और एक झटके के साथ सैफ खुल गया। इसके बाद जैसे ही सैफ खुला, वाह, बहुत माल है इसमें, हाँ आओ थैले में भरें। अगले ही क्षण दोनों ने एक डाक वाला थैला निकाला और तिजोरी में पड़े नोटों और आभूषणों को समेटकर उसमें डालने लगे। सैफ खाली करके दोनों सैफ का माल उठाए बाहर की ओर बढ़ गए। नंबर 2 और 3 गाड़ी के पास पहुंचे तो नंबर 5 और बॉस तब तक वहाँ आ चुके थे। शाबाश नंबर 2 और 3, अब चलो चला जाए। यस बॉस। ओके नंबर 2, गाड़ी स्टार्ट करो। यस बॉस। सब लोग गाड़ी में सवार हुए और नंबर 2 ने गाड़ी स्टार्ट करके फाटक की ओर बढ़ा दी। गाड़ी के फाटक तक पहुंचते ही फाटक पर खड़े नंबर 4 ने फाटक खोल दिया और वह भी गाड़ी में सवार हो गया। अगले ही क्षण वह गाड़ी खोटी के फाटक से बाहर निकली और सड़क पर पहुंच वहां से 9-11 हो गई। उधर सर्कस का शो खत्म और सेठ धन्नामल और उसका परिवार अपनी गाड़ी में बैठकर लौटने लगे। वाह, कितना बढ़िया मनोरंजन हुआ, सचमुच मज़ा आ गया डैडी। मगर जैसे ही गाड़ी उनकी कोठी के सामने पहुंची, हाय, कोठी के बाहर वाले फाटक खुले पड़े हैं। राम बहादुर कहाँ मर गया? गाड़ी तो भीतर करो जी, फिर देखना क्या बात है। सेठ धन्नामल गाड़ी को पार्किंग में ले आया, मगर जैसे ही उसकी निगाह इमारत के बरामदे में खुले हुए दूसरे द्वार पर गई, ओह शांति, मुझे लगता है हमारे पीछे यहाँ अवश्य कुछ घट गया है। बाहर का फाटक खुला, बरामदे के द्वार खुले और राम बहादुर गायब। हाय राम, क्या हुआ डैडी? सब लोग गाड़ी में से उतरकर तेजी से इमारत के खुले द्वार की ओर बढ़े। राम बहादुर को आवाज़ दो डैडी, मगर मुझे जवाब मिलने की उम्मीद नहीं है नीना बेटी। फिर भी सेठ धन्नामल राम बहादुर का आवाज़ देने लगा, राम बहादुर कहाँ हो तुम? और फिर जैसे ही कमरे की बत्ती जलाई, हाय मैं मर गया, लूट गया, बर्बाद हो गया, हाय। और सेठ धन्नामल की पत्नी तो कमरे की हालत देखकर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। मम्मी। कुछ देर बाद सेठ धन्नामल ने स्वयं को संभाला और पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करने लगा। और थोड़ी देर बाद ही पुलिस इंस्पेक्टर बलराम वल पर पहुंचा तो तब तक बेहोशी राम बहादुर भी उठकर वहां आ पहुंचा। तो चोर संख्या में 4 थे। तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ, विवरण सहित बताओ। जी अच्छा साहब। और राम बहादुर ने अपने साथ घटित घटना बयान कर दिया। राम बहादुर का बयान लेने के बाद इंस्पेक्टर बलराम कमरे और सेफ का निरीक्षण करने लगा। चोर बहुत ही होशियार दिमाग के लोग हैं, कहीं पर फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े। ऐसा लगता है उन्होंने सब कुछ दस्ताने पहनकर किया हो। इंस्पेक्टर बलराम के हाथ जांच में कोई सूत्र नहीं लगा और वह उनके बयान लेकर आगे जांच करने का आश्वासन देकर पुलिस स्टेशन लौट चला। अपराधी जानते थे कि सेठ धन्नामल परिवार समेत आज रात सर्कस देखने जरूर जाएगा। वह कौन लोग हो सकते हैं? अगली रात सेठ लक्ष्मीचंद ने अपने सब परिवार वालों से सर्कस के शो पर जाने के लिए तैयारी करने को कहा। तो नहीं जी, गोली मारो सर्कस को। तुमने खुद ही तो बताया है कि धन्नामल और उनके परिवार के सर्कस देखने के जाने के पीछे ही उनके घर में लाखों रुपए के गहने और कीमती सामान चोरी हो गई। अरे भगवान, धन्ना के घर चोरी होना तो संयोग था, यह जरूरी थोड़ी है कि सर्कस देखने जाने वालों के घर ही चोरी हो। फिर कौन से हम अकेले ही सर्कस देखने जाएंगे? वहाँ सैकड़ों लोग जाएंगे, फिर चोर हमारे ही क्यों आएंगे? आए ना आए, मगर हमें नहीं देखना ऐसा सर्कस। तुम जाना चाहो तो देख आओ, और कोई नहीं जाएगा। सेठ लक्ष्मीचंद को गुस्सा आ गया। मत जाओ तुम लोग, मैं जाऊंगा। फ्री पास मिला है, क्या उसे यूं ही गंवा दिया जाए? जाओ, हमने तुम्हें जाने से कब रोका है जी? सेठ लक्ष्मीचंद अकेला ही सर्कस देखने पहुंच गया। कहिए साहब, अकेले ही आए, फ्री पास का लाभ नहीं उठा सके? ही। वो बात यह है कि बाकी लोग दिन में देखेंगे। इधर इंस्पेक्टर बलराम रात के 10 बजे स्वयं गश्त पर निकल पड़ा। धन्नामल के यहाँ चोरी 10 और 11 बजे के बीच हुई थी, इसलिए मुझे इस समय के दौरान गश्त लगानी है। अगले दिन गत रात चोरी की कोई घटना नहीं घटी। यह सब मेरे गश्त करने से संभव हुआ है। अब मैं 15 दिन तक रोजाना रात का गश्त जारी रखूंगा। उसी रात सेठ कस्तूरचंद ने रात के शो पर अपने परिवार की तैयारी करने को कहा। तो पिताजी सॉरी, मेरे सिर में दर्द है, इसलिए मैं तो सर्कस देखने नहीं जा सकती। ठीक है डैडी, हम चलेंगे। आप और राकेश चले जाइए, मैं भी सुनीता की तरह घर में ही रहूंगी। सेठ कस्तूरचंद ने ड्राइवर को पहले से ही सर्कस के लिए रोक रखा था, मगर जब वह चलने के लिए तैयार हुए तो साहब, हमें भी सर्कस दिखाने ले चलो। रात के 1 बजे तक तो वापस आ ही जाएंगे, फिर चौकीदार को ले जाने में क्या आपत्ति है? ठीक है, तुम भी चलो। और फिर वह सब लोग सर्कस की ओर रवाना हुए। ठीक 1 घंटे के पश्चात ही सेठ कस्तूरचंद के बंगले की पिछली और
वाली दीवार से एक गाड़ी आ लगी। उसमें से 4 नकाबपोश उतरे। हमारे साथ आज बॉस नहीं आया, मगर हमें सावधानी से काम लेना है। इस बंगले में कोई कुत्ता तो नहीं है? नहीं, मैंने पहले ही पता लगा लिया है। तो ठीक है, गाड़ी की छत पर चढ़ो। सब बारी बारी से गाड़ी की छत पर चढ़ते हुए बंगले की दीवार पर चढ़े और फिर भीतर कूद गए। फिर बंगले के लॉन में चलते हुए इमारत की पिछली ओर वाली एक खिड़की की ओर बढ़े। खिड़की के पास पहुंचकर उसका शीशा काटा और बोल्ट गिराया और खिड़की पर चढ़कर भीतर कूदने लगे। उस कमरे से होते हुए अंततः वो उस कमरे में पहुंचे जहां पर तिजोरी रखी हुई थी और तिजोरी खोलने के प्रयास में जुड़ गए। इस परिवार के 2 सदस्य घर में ही हैं, इसलिए तुम दोनों चौकस रहना। तुम बेफिक्र होकर अपना काम निपटाओ। शीघ्र ही तेज आवाज़ के साथ तिजोरी का ताला टूट गया। खटाक। दोनों ने तिजोरी खोली और तिजोरी में से माल निकालकर थैले में धड़ाधड़ भरने लगे। लेकिन तभी चोर चोर आई। एक बार की तो चारों चोर अवाक खड़े देखते रह गए, मगर तुरंत द्वार के पास खड़े नकाबपोशों ने सुनीता और उसकी मां के मुंह को कसकर अपने हाथों से बंद कर दिया। इन दोनों के मुंह में कपड़ा ठूसकर पटक दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों को बेहोश कर देते हैं। इसी के साथ ही उसने सेठ कस्तूरचंद की पत्नी को कनपटी पर दूसरे हाथ का प्रचंड वार किया। धड़ाक, और वह बेहोश होकर नीचे आ गिरी। मगर सुनीता ने दूसरे नकाबपोश को जोर से धक्का दिया और फ़ोन की ओर भागी। संभालो उसे, पुलिस को फ़ोन करने जा रही है। सुनीता ने फ़ोन उठाया, मगर तभी नकाबपोश उसकी ओर लपका। ठहर जा हरामजादी, अभी फ़ोन करवाता हूँ। किंतु जैसे ही वह उसके पास पहुँचा, धाड़ आ पास तुझे बताऊँ। एक क्षण के लिए नकाबपोश चकरा उठा, तभी सुनीता ने उसे जोर से धक्का दिया। वह टेलीफोन वाली मेज से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। धड़ाम। एक क्षण में ही सुनीता ने उसके सिर पर पहुँचकर उसका नकाब खींच लिया और चौंक पड़ी। ओह, सर्कस वाले! मगर तभी उसकी आंखें दहशत से फट पड़ी। तुम हमें पहचान गई हो छोकरी, अब तुम जिंदा नहीं रह सकती। नहीं। दूसरे क्षण फचाक। इसकी माँ का भी काम तमाम कर दो। ओके। उसी रात 2 बजे के करीब सेठ कस्तूरचंद द्वारा फ़ोन पर उसके घर चोरी और उसकी पत्नी तथा बेटी की हत्या की खबर पाकर इंस्पेक्टर बलराम दलबल सहित घटनास्थल पर पहुंचा। ओह, यहाँ भी बिल्कुल सेठ धन्नामल के ढंग से चोरी हुई है, मगर 2 हत्याएं। और इंस्पेक्टर बलराम फोटोग्राफर को लाश की फ़ोटो लेने के आदेश देकर जैसे ही सुनीता की लाश के पास पहुंचा तो चौंक उठा। आए, इसकी एक उंगली अपने ही खून से सनी हुई है और फर्श पर खून से लिखे शब्दों को जोड़ने पर सर्कस बनता है। लेकिन सर्कस से क्या तात्पर्य निकलता है? इंस्पेक्टर, हम लोग सर्कस देखने गए थे। हमारे जाने के बाद ही यह दुखद घटना हुई है। ओह, पहले आप लोग अपने बयान दीजिए। और इंस्पेक्टर बलराम उन सब के बयान लेने लगा। लाश का पंचनामा तैयार करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और इंस्पेक्टर बलराम पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गया। इस चोरी और हत्याकांड के केस का संबंध शहर में आई हुई सर्कस से जरूर है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी इंस्पेक्टर बलराम सभी तथ्यों को निकालकर किसी थ्योरी पर पहुंचने की कोशिश करता रहा। मृतका सुनीता का मरते हुए फर्श पर सर्कस लिखना तथा धन्नामल और सेठ कस्तूरचंद के घर एक ही समय पर समान ढंग से चोरी करना यही साबित करता है कि चोरों का सर्कस के अंतिम शो से अवश्य कोई संबंध है। अंततः उसने मन ही मन एक निर्णय लिया। मैं डॉग स्क्वाड के इंटेलिजेंट कुत्ते शेरू को लेकर आज बदले भेष में सर्कस देखने के बहाने अपराधी की तलाश करूंगा। लेकिन तभी इंस्पेक्टर बलराम के दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंध गया। सेठ धन्नामल और कस्तूरचंद को अलग अलग तारीखों के पास मिलना और उनके सर्कस देखने जाने के बाद यह वारदात होना यही साबित करता है कि तभी उसे अपना विचार ही गलत नजर आया। मगर फिर पिछली रात चोरी क्यों नहीं हुई? उस दिन का पास भी तो किसी को दिया गया होगा। और फिर उसने एक और निश्चय किया, किन किन लोगों को किस किस तारीख के पास मिले हैं, पहले मुझे सब इंस्पेक्टर यादव द्वारा यही पता लगाना होगा। अगले दिन सुबह 10 बजे यादव सेठ धन्नामल से पता लगाओ कि सर्कस के उद्घाटन वाले दिन वहां पर कौन कौन लोग उपस्थित थे और उन्हें किन किन तारीख के पास मिले। यस सर। सब इंस्पेक्टर यादव चला गया। इंस्पेक्टर बलराम ने डॉग स्क्वाड के इंस्पेक्टर महेश को फ़ोन किया। हेलो इंस्पेक्टर महेश, मैं बलराम बोल रहा हूँ। मुझे एक केस के सिलसिले में शेरू की आवश्यकता है, उसे पुलिस स्टेशन भेज दो। ओके बलराम, थोड़ी देर में शेरू तुम तक पहुँच जाएगा। इंस्पेक्टर बलराम ने फ़ोन रख दिया। दिन के 2 बजे। लीजिए सर, इस लिस्ट में उन लोगों के नाम और पते पास मिलने वाली तारीख के साथ क्रम में लिखे हैं। गुड यादव, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तब तक इंस्पेक्टर बलराम के पास शेरू भी पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर बलराम ने लिस्ट उठाई और उसे पढ़ते हुए उसकी आंखें चमक उठी। तो सेठ लक्ष्मीचंद को पिछली रात का पास मिला था, मगर वह अकेला ही सर्कस देखने गया था, इसलिए शायद चोर उसके चोरी करने का साहस नहीं कर पाए। आज सेठ अमृतलाल की बारी है और मुझे उसी हिसाब से प्रोग्राम बनाना होगा। उसी रात इंस्पेक्टर बलराम बदले हुए वेश में कुत्ते शेरू के साथ लेकर सर्कस देखने पहुंचा और जैसे ही गेट
में प्रवेश करना चाहा। सॉरी सर, आप इस कुत्ते को अपने साथ नहीं ले जा सकते। मगर क्यों? हमारे सर्कस के यही नियम है। ओह, मुझे शेरू को गाड़ी में ही छोड़कर आना पड़ेगा। राम शेरू के साथ वापस लौट पड़ा। आओ शेरू, तुम्हें गाड़ी में छोड़ आऊं। इंस्पेक्टर बलराम पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और शेरू को उसमें बैठने का इशारा किया। शेरू, मेरे लौट कर आने तक तुम गाड़ी में ही मेरी प्रतीक्षा करोगे, ओके? शेरू गाड़ी में जा बैठा और इंस्पेक्टर बलराम सर्कस के गेट की ओर बढ़ गया। फिर इंस्पेक्टर बलराम सर्कस में जाकर बैठ गया और वहाँ बैठे बैठे शो के बहाने निगरानी करता रहा। मुझे कम से कम 1 घंटा यहीं बैठे रहना है, मगर सर्कस वालों के मेकअप के पीछे छुपे चेहरों को टटोलना काफ़ी मुश्किल काम है। पौन घंटा के पश्चात इंस्पेक्टर बलराम सर्कस के गेट से बाहर निकलने पर पार्किंग की ओर बढ़ा। आज अपराधी मेरे हाथ से नहीं बच पाएंगे। इंस्पेक्टर बलराम ने पार्किंग में से गाड़ी निकाली और सेठ अमृतलाल के बंगले की ओर रवाना हो गया। अपराधी सोच भी नहीं सकते कि मैं उन पर यूं वार करूंगा, मगर एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है, इस बात से इंस्पेक्टर बलराम अनजान था। इंस्पेक्टर बलराम की गाड़ी जैसे ही अमृतलाल के बंगले की पिछली ओर मुड़ी, वह गाड़ी सीधी निकल गई। कहीं यह गाड़ी मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी? नहीं, ऐसी बात होती तो यह यहाँ अवश्य रुकती। इंस्पेक्टर बलराम सेठ अमृतलाल के बंगले की सारी रात निगरानी करता रहा, मगर वहाँ कोई भी घटना नहीं घटी। यहाँ किसी घटना के न घटने से तो यही साबित होता है कि सर्कस वालों पर संदेह करना अकारण ही है। लेकिन जैसे ही वह शेरू के साथ अपने फ्लैट पर पहुंचा, अरे, फ्लैट के तो द्वार खुले पड़े हैं। क्या आज तुलसी इतनी जल्दी जाग उठी? लेकिन इंस्पेक्टर बलराम ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह नहीं तुलसी, तुम्हें किसने बांधने की हिमाकत की? किसने यह सामान अस्त व्यस्त किया है? अरे मैं तो भूल गया, तुलसी का मुंह बंद किया गया है। इंस्पेक्टर बलराम अपनी पत्नी तुलसी के पास पहुंचा और उसके बंधन खोलने लगा। बताओ तुलसी, किसने बांधा है तुम्हें? मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। वह 4 नकाबपोश थे जो आते ही मुझे बांधकर मुंह पर टेप चिपकाने के बाद मेरे आभूषण और रुपये निकाल कर ले गए। अपनी पत्नी तुलसी की बात सुनकर इंस्पेक्टर बलराम को सेठ धन्नामल के नौकर राम बहादुर का बयान याद हो आया। ओह, राम बहादुर गोरखा ने भी अपने बयान में नकाबपोशों का ही जिक्र किया था। इसका मतलब यह दुस्साहस दिखाने वाले अपराधी भी वही चोर हैं। और इंस्पेक्टर बलराम सोचने लगा, अवश्य ही अमृतलाल सेठ के बंगले की निगरानी करते पाकर अपराधी ने मुझे ही यह चुनौती दी है। तभी उसे अपने गत रात सेठ अमृतलाल के बंगले की पिछली और गाड़ी मोड़ते हुए पीछे से निकली गाड़ी का ख्याल आया। ओह, गत रात वाली गाड़ी अवश्य ही उन चोरों की थी जिन्होंने मुझे अमृतलाल सेठ के बंगले के पास रुकते पाकर मेरे फ्लैट को रुक किया। इसका मतलब अपराधी मुझे सर्कस में ही पहचान गए थे। अब मुझे इस चुनौती को जवाब देकर दिखाना है। रात अपराधी मुझे अवश्य सर्कस की पार्किंग में पुलिस गाड़ी खड़े करते देखकर ही बदले हुए भेष में भी पहचान गए थे, मगर आज मैंने उन्हें यह मौका नहीं दिया है। अंतिम शो देखकर लौटते हुए जिम्नास्टिक का खेल केवल बीच वाले शो में दिखाया गया है। ऐसा क्यों? अगले दिन पुलिस स्टेशन में, सर, गत रात सेठ विलायती राम के घर चोरी हो गई। वह लोग भी सब परिवार सर्कस देखने गए थे। ओह यादव, लगता है हमें अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी ही चाल का इस्तेमाल करना होगा। सब इंस्पेक्टर यादव आश्चर्य से, मैं कुछ समझा नहीं सर। बताता हूँ, ध्यान से सुनो। और इंस्पेक्टर बलराम यादव को धीरे धीरे बताने लगा। कुछ देर बाद अपने फ्लैट में तुलसी के इन कपड़ों की गंध अच्छी तरह से सूंघ ले शेरू। और उसकी थोड़ी देर बाद, आओ शेरू, आज थोड़ा सा ट्रेन का सफ़र भी कर लें। इस ट्रेन के यहाँ से रवाना होने से पहले मुझे नहीं जाना चाहिए। उसी रात इंस्पेक्टर यादव एक अंधेरे कक्ष में बैठा था जब ट्रेन 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 बिना बत्ती जलाए इंस्पेक्टर बलराम ने रिसीवर उठाया। हेलो, वी फॉर ऑपरेशन हियर। यस सर, मैं हवलदार बूटा सिंह बोल रहा हूँ। शिकार अपनी मान से निकल चुका है। ओके बूटा सिंह, मुझे भी बेचैनी से प्रतीक्षा थी। रात के सन्नाटे में सेठ कांसीराम की कोठी के सामने आकर एक गाड़ी रुकी और उसका द्वार खुला और उसमें से 4 नकाबपोश निकलकर बारी बारी से कोठी की दीवार पर चढ़कर भीतर कूदने लगे। उन चारों के दीवार फांदकर कोठी में घुसते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और कोठी की पिछली ओर ले जाकर खड़ी कर दी और गाड़ी में से बाहर निकलकर कोठी की पिछली दीवार की ओर बढ़ा था कि मगर तभी धड़ाक और यादव उसे खींचकर उसी गाड़ी की ओर ले चला। तू पुलिस की निगरानी करता था बेटे। और फिर सब इंस्पेक्टर यादव ने गाड़ी की डिक्की खोलकर बेहोश आदमी को भीतर पटक दिया। अब यहाँ आराम कर, और डिक्की बंद करके ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उधर वह चारों नकाबपोश लॉन पार करके बरामदे में पहुँचे और एक कमरे के सामने जाकर रुके। नंबर 2, जल्दी से लॉक खोल कर देखो, क्या सेफ इसी कमरे में है? ओके नंबर 1। थोड़ी देर बाद ही लॉक खुल गया और दरवाजे को भीतर धकेलते हुए सब घुस चले, मगर कमरे में पहुंचकर बत्ती जलाए ही, ओह यह तो स्टडी रूम है। कोई बात नहीं, दूसरा रूम ट्राई करो।
इसके बाद वह लोग दूसरे कमरे के सामने पहुंचकर उसके लॉक को आजमाने लगे, लेकिन वह लोग द्वार खोलकर जैसे ही भीतर घुसे अचानक बत्ती जल उठी और सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाओ और एक लाइन में खड़े हो जाओ। ओह, आज फंस गए। मगर तभी एक नकाबपोश ने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए एक आस्तीन में छुपे हुए चाकू को कमरे में लगे बल्ब को निशाना लगाकर चलाया। अचूक निशाना बल्ब पर लगा, फड़ाक, और अगले ही क्षण कमरे में अंधेरा छा गया और नकाबपोश बाहर की ओर भागे। इंस्पेक्टर बलराम ने उन पर फायर किया, धाएं, मगर गोलियां किसी को न लग पाई और वह लोग बाहर निकल भागे। इस कुत्ते से बचना, और इंस्पेक्टर बलराम भी उनके पीछे ही भागा। इंस्पेक्टर बलराम ने भागते हुए लगातार उन पर कई फायर किए, धाएं धाएं धाएं। एक नकाबपोश की टांग में गोली लगी और वह गिर पड़ा, लेकिन उनके तीनों साथी रुके नहीं, दीवार पर जा चढ़े। नंबर 4, क्या किया जाए नंबर 2 का? उसे और इस कुत्ते को गोली मार दो वरना हम सब मारे जाएंगे। उसके साथ ही नंबर 2 और 3 अपने घायल साथी और शेरू पर गोलियां चलाई, धाएं धाएं, मगर बदहवासी के कारण उनके निशाने चूक गए। तभी इंस्पेक्टर बलराम ने उन पर फायर किया, धाएं धाएं, लेकिन वह फुर्ती से दूसरी ओर कूद गए। वह तीनों भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर अब तुम लोगों का भागना बेकार है बच्चों, इसलिए चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो। कौन हो तुम नंबर 5 नहीं हो सकते। अगले ही क्षण गाड़ी की डोम लाइट जलने के साथ ही सब इंस्पेक्टर यादव उन सब की नज़र पड़ी। ठीक पहचाना, मैं तुम लोगों का बाप हूँ, अपने हाथ ऊपर उठाओ पुलिस। मगर तभी रैट 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 और तीनों बिना चीखे ढेर हो गए। सब इंस्पेक्टर यादव तुरंत ही फुर्ती से सीट पर झुक न गया होता तो उसका भी कल्याण हो गया होता। वह बाल बाल बचा तो गोलियां उस गाड़ी में से चलाई गई थी। सब इंस्पेक्टर यादव को तीनों लाशों का काम सौंपकर इंस्पेक्टर बलराम बाकी दोनों नकाबपोश को टॉर्चर रूम में लाकर उसकी जुबान खुलवा रहा था कि हमने आपको जो कुछ बताया वह सब सच है साहब, हम बॉस को नहीं जानते, वह हमेशा नकाब में रहता है। ओह सर, सर्कस के मैनेजर का फ़ोन है। इंस्पेक्टर बलराम तुरंत ऑफिस में पहुंचा। हेलो इंस्पेक्टर बलराम हियर। इंस्पेक्टर बलराम, मैं ग्रेट इंडिया का सर्कस का मैनेजर बोल रहा हूँ। हमारे सर्कस के 5 जिम्नास्टिक कलाकार शाम से अचानक गायब हैं। इंस्पेक्टर बलराम के होठों पर रहस्यात्मक मुस्कान उभरी। ओह, थोड़ी देर पहले ही पुलिस को 5 लाशें मिली हैं, आप यहाँ आ जाइए, कहीं वही आपके आदमी ना हो। ओह नहीं इंस्पेक्टर, मैं अभी आ रहा हूँ। 20 मिनट बाद ही सर्कस का मैनेजर इंस्पेक्टर बलराम के सामने पहुंचा तो अचानक शेरू उस पर झपट पड़ा। बचाओ इंस्पेक्टर, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैनेजर ऑफ क्राइम सर्कस इंस्पेक्टर बलराम ने अचानक उस पर रिवॉल्वर तान दी और फिर मैनेजर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन तुमने कैसे जाना इंस्पेक्टर कि इस अपराधी सर्कस का बॉस मैं ही हूँ? तुमने स्वयं ही बता दिया, हालांकि पहले मुझे तुम पर केवल संदेह मात्र ही था। मैंने कब और कैसे? जब तुमने फ़ोन पर अपने उन्हीं 5 आदमियों के गायब होने की सूचना दी थी जो पास पर सर्कस देखने आने वालों के घरों में चोरी करते थे। यह बात मैं पहले ही चेक कर चुका था कि वह एक शो में काम करते हैं, बाकी समय गायब रहते हैं। समाप्त।